गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिस्ट्री पार्ट नंबर 6 है। चैप्टर 9 का ये जो बचा हुआ था वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पेज 161 रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म्स, यहाँ से पढ़ना था। पार्ट 5 हो चुका था। देखिए, ड्यू टू द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। अब हुआ क्या था? रिएक्शनरी पॉलिसी, इट मीन्स ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, है ना, एक के बाद एक। तो हुआ क्या, अब लोग एंगर हो रहे थे, लोगों को गुस्सा आ रहा था। कुछ समय तक सह लिया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे कि रहने देते हैं, जैसा ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं मान लेते हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर में हम जैसे हैं चलेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। पर कुछ लोग जो उग्रवादी थे, इट मीन्स गर्म खून वाले एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने क्या कहा, नहीं ब्रिटिशर्स ऐसे तो नहीं मानेंगे, हमें मतलब लड़ाई करनी ही पड़ेगी, बिना लड़ाई के ये लोग मानेंगे नहीं। ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स डेवलप्ड अमंग्स इंडियन। द रिवॉल्यूशनरीज बिलीव दैट पॉलिटिकल राइट्स कैन नॉट बी अचीव थ्रू नॉन वायलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, वायलेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा। दे वॉन्टेड टू फ्री दी मदरलैंड फ्रॉम दी शेकल्स ऑफ फॉरेन रूल एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोगों को जल्द से जल्द ये भारत माता को इस अंग्रेज़ों के बंधन से आज़ाद करना है। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द रिवॉल्यूशनरीज फॉर्म्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या हुआ, ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप फॉर्म किए। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द रिवॉल्यूशनरीज फॉर्म्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इम्पार्टेड देम मिलिट्री ट्रेनिंग। अब ग्रुप्स फॉर्म किए, ठीक है, ग्रुप्स फॉर्म किए तो उनको ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि लड़ाई कैसे करेंगे जब ट्रेंड होंगे तो ही ना। आर्म्स कलेक्ट किए गए, इट मीन्स हथियार कलेक्ट किए गए। स्प्रेड आइडियोलॉजी थ्रू न्यूज़पेपर्स के थ्रू बताया गया कि जो इंडियंस हैं अलग अलग जगह पर, वो उन लोगों को भी ये बताया गया कि आप लोग भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स अदरवाइज़ हमें स्लेव बनाकर ही छोड़ेंगे, और ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं कि सबको रिवॉल्यूशन में पार्ट लेना पड़ेगा। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स द रिवॉल्यूशनरी सेटअप कमिटीज़ फॉर फॉलो अप इन बंगाल। कमिटीज़ बनाई गई, कमिटीज़ कह सकते हैं, इट मीन्स ग्रुप बनाए गए जो लोग डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कैसे इस वॉर को लड़ना है। दिस कमिटीज़ ओरिएंटेड द यूथ अबाउट इंडियाज हिस्ट्री and culture and aroused feelings for freedom among them. These committees used to prepare the youths. अब क्या हुआ, इस कमिटी में क्या था? यूथ मीन्स जवान, इसलिए यूथ को इंक्लूड किया गया क्योंकि ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनको इंडिया के बारे में बताया गया कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें ये सब रिसोर्सेज थे, ब्रिटिशर्स ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या है कि हमें स्लेव बनाना, ठीक है, और ये हमको कभी उठने नहीं देंगे। तो ये सब पेट्रियाटिज़म की फीलिंग कि भारत माँ को ये लोग बहुत चोट पहुँचा रहे हैं, इंडियंस को चोट पहुँचा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमारे रिलीजन की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कमिटीज़ के जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने यूथ को बताया, है ना, उनमें पेट्रियाटिज़म की फीलिंग लाई। नेक्स्ट पेज, उसमें यूथ को बताया गया, यूथ्स फॉर सेक्रीफाइस एंड प्रिपेयर देम फॉर फ्रीइंग द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल। उनको मतलब ये बताया गया कि हम लड़ते लड़ते हो सकता है कि सेक्रीफाइस, हमारी जान चली जाए, और उनको प्रिपेयर किया गया एंड प्रिपेयर देम फॉर फीलिंग द कंट्री फ्रॉम दी फॉरेन सेक्रीफाइस के लिए बताया गया। इसका मतलब ये बताया गया कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सेक्रीफाइस हो चुके हैं देश के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का विद्रोह कर रहे हैं, हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं अंग्रेज़ लोग। फॉर दिस द रिवॉल्यूशनरी अडॉप्टेड पाथ ऑफ वायलेंस एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अहिंसा का रास्ता चुना और हथियार वगैरह कलेक्ट करके, यूथ को कलेक्ट करके ये लोगों ने क्रांति स्टार्ट कर दी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अप्रेसिव एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश रूल and ignoring the people's view created a situation that the people resorted to violence. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। अब ऑपरेसिव एक्टिविटीज़, इट मीन्स इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ थी लोगों को दबाने वाली, ब्रिटिशर्स की, सब कुछ अपनी बात चलाना, किसी की बात न सुनना, जिसकी वजह से क्या है, एक हमें वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। अब देखिए इधर पे क्या बताया जाएगा, कौन कौन कहाँ से लीड कर रहा था, कौन कौन रिवोल्ट में इन्वॉल्व था। ड्यूरिंग दोज डेज द एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज इन महाराष्ट्र में कौन लीड कर रहा था? श्यामजी कृष्णा वर्मा। एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मतलब ये लोग जो हैं ये लीडर थे देखा जाए तो, है ना, ये लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। श्यामजी कृष्णा वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर ब्रदर्स एंड सावरकर ब्रदर्स महाराष्ट्र से। रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स गैदर्ड मोमेंटम इन पंजाब इन 1907। और पंजाब में रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? 1907 से। वहाँ कौन लीड कर रहा था? हेयर श्री परमानंद एंड लाला हरदयाल and other leaders led the revolutionaries. In 1909,
अब देखिए इधर पे नाम लिया जा रहा है कौन कौन रिवॉल्यूशनरीज थे, है ना। इन 1909 मदन लाल ढींगरा किल्ड सर विलियम कर्जन बेली एंड अनंत कान्हारे किल्ड द सेशन जज मिस्टर जैक्सन इन नासिक। अब ये लोग लीड तो कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग ना अंग्रेज़ों के कुछ लोगों को मारते चले गए। जैसे 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किसे किल कर दिया, सर विलियम कर्जन को, ठीक है। और अनंत कान्हारे ने किसे किल कर दिया, सेशन जज को। उनका नाम क्या था, मिस्टर जैक्सन, नासिक में। सब्सिक्वेंटली अ केस वॉज ट्राइड अगेंस्ट कन्हारे टर्म्ड एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। अब क्या हुआ, ये जो है कन्हारे, इसके ऊपर केस चलने लगा, ठीक है। उस केस का नाम क्या था, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ऑल्दो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बट दे फ्लरिश्ड इन बंगाल। जो मदन लाल था ना, तो इसने सर विलियम कर्जन को मारा ना, तो उसे फांसी लगा दी गई थी, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऑल्दो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र में बताया था ये लोग लीड कर रहे थे, ठीक है। बट दे फ्लरिश्ड इन बंगाल। एक्चुअली में हुआ क्या था, महाराष्ट्र से एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है। स्टार्ट सिर्फ हुई थी महाराष्ट्र, लेकिन बहुत तेज़ी से जब चलने लगी ना, बहुत अच्छे तरीके से वो बंगाल में चलने लगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोवोक्ड द रिवॉल्यूशनरीज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ ना, तो इस वजह से लोग में उत्तेजना आई, ठीक है। एक होता है ना, एक गुस्सा आना, एक एनर्जेटिक फीलिंग आना कि अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अब हम इन्हें मार के रहेंगे। तो प्रोवोक्ड इट मीन्स वो लोग उत्तेजित हो गए और ख़ुद को इकट्ठा किया। अब रिवॉल्यूशन के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने साथ मिलकर लड़ाई की, ठीक है। एंड लॉन्च द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन बंगाल द मेन रिवॉल्यूशनरीज, बंगाल से कौन कौन था, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इन 1908 द रिवॉल्यूशनरीज प्लान्ड टू किल द जज ऑफ मुजफ्फरपुर एंड थ्रू अ बॉम्ब एट हिम। इन 1908 रिवॉल्यूशनरीज क्या प्लान किया था कि जज को मार देंगे मुजफ्फरपुर में, एंड थ्रू अ बॉम्ब एट हिम, उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया गया। प्लान किया था और बॉम्ब फेंका भी। इन दिस एक्सप्लोशन 2 इंग्लिश वुमेन वर किल्ड। अब क्या हुआ, जज तो बच गए पर 2 वुमेन्स मर गई। इन दिस कनेक्शन द रिवॉल्यूशनरी खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड। अब जज बच गए पर वो 2 वुमेन्स मर गई, ठीक है। तो इस केस में खुदीराम बोस को इनको फांसी चढ़ा दी गई। जो ये मदन लाल ढींगरा, इनको भी फांसी हो जाती है। और जो अनंत कन्हारे थे ना, जिन्होंने सेशन जज को मारा था, बाद में इन्हें भी फांसी हो जाती है। इन कलकत्ता द पुलिस अनर्थड अ फैक्ट्री ऑफ आर्म्स इन मानिकताला कॉलोनी। अनर्थ इट मीन्स पता लगाना। उन्होंने किसका पता लगाया, एक फैक्ट्री ऑफ आर्म्स जहाँ पर हथियार पड़े थे। एंड अरेस्टेड मैनी रिवॉल्यूशनरीज। अब ये लोग जो युद्ध लड़ रहे थे क्रांतिकारी, तो इनको हथियार वगैरह तो चाहिए ही। अब हथियार वगैरह जो इनको चाहिए, तो इन्होंने जहाँ पर हथियार इकट्ठे किए थे वो इन्हें पता पड़ गया। तो पुलिस ने इन कलकत्ता द पुलिस अनर्ड अ फैक्ट्री ऑफ आर्म्स इन मनिकतला, और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दीज रिवॉल्यूशनरीज वर ट्राइड सब्सिक्वेंटली। इट इज़ वेरी वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एट अलीपुर बॉम्ब केस। इन दिस केस वीरेंद्र घोष वॉज डिपोर्टेड टू अंडमान्स। अब रिवॉल्यूशनरी ये जो अरेस्ट कर लिए गए थे, ठीक है, तो इनमें से जो एक वीरेंद्र घोष थे, उनको अंडमान भेज दिया गया। अंडमान भेज दिया गया मतलब काला पानी की सज़ा दे दी गई। काला पानी मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पर एक जगह भेज दिया जाता है समुद्र के किनारे, वहाँ एकदम खाली होता है, कुछ भी खाने पीने को नहीं होता है। इवन जो पानी भी रहता है वो भी खारा रहता है। तो होगा क्या, जब कुछ खाने को पीने को नहीं मिलेगा तो इंसान दम तोड़ देगा, ठीक है। तो इनको वीरेंद्र घोष को अंडमान भेज दिया गया था, काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। इन हावड़ा कॉन्स्पिरेंसी एंड ढाका कॉन्स्पिरेंसी इन 1910 मैनी रिवॉल्यूशनरीज वर अरेस्टेड। अब क्या हुआ था, एक जैसे नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था ना, वैसे हावड़ा कॉन्स्पिरेंसी और ढाका कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था 1910 में। डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा। मैनी रिवॉल्यूशनरीज पर अरेस्टेड, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया गया था। द रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ बंगाल, बंगाल के कौन थे, विपिन चंद्र पाल। मोटिवेटेड यूथ ऑफ मद्रास टू पार्टिसिपेट इन दी नेशनल स्ट्रगल। इन्होंने क्या किया, यूथ को उत्साहित किया कि जाओ और इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट लो। यूथ का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, मतलब सीनियर पर्सन्स थे, वो इतनी ब्रेवली नहीं फॉट कर सकते जैसे यूथ कर सकता है। उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया, कहा कि मद्रास के कि जाओ नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करो। इन यूपी एंड दिल्ली रासबिहारी बोस एंड सचिन सन्याल ऑर्गेनाइज द रिवॉल्यूशनरीज। इन 1912 अ बॉम्ब वॉज हर्ल्ड एट द वाइसरॉय इन दिल्ली बट नैरोली ही एस्केप्ड। अब देखिए फिर से 1912 में जो दिल्ली के वाइसरॉय थे उन पर बॉम्ब फेंका गया, लेकिन देखा जाए मतलब वो बच निकले। देखा है यूपी में रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल ने क्या किया, रिवॉल्यूशनरीज ने, इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया रिवॉल्यूशनरीज़ को। रिवॉल्यूशनरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना इट मीन्स
ग्रुप बनाना उनका, है ना, और उन तक एक डायरेक्शन पहुंचाना। जैसे अभी आगे पढ़ रहे हैं, बॉम्ब फेंका गया था किसके ऊपर? वाइसरॉय के ऊपर, दिल्ली में। ही नैरोली एस्केप्ड। द रिवॉल्यूशनरीज हु वर अरेस्टेड वेयर ट्राइड इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस सेवरल रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड। अब ये जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था ना, ये बॉम्ब फेंकने वाला है, इस दौरान क्या हुआ? बॉम्ब तो फेंका पर वो बच निकला। तो उस दौरान जो लोग इन्वॉल्व थे, द रिवॉल्यूशनरीज हु वर अरेस्टेड वेयर ट्राइड इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, उनको फांसी चढ़ा दी। सम रिवॉल्यूशनरीज प्लान्ड फॉर एन आर्मी कूप बट द प्लान लीक्ड एंड द रिवॉल्यूशनरीज वर कॉट एंड देयर आर्म्स वर सीज्ड एंड 24 ऑफ देम वर हैंग्ड। अब कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, कूप बनाते हैं। आर्मी कूप इट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, ये हम बनाते हैं और फिर हम आगे रिवॉल्यूशन करेंगे, या कहीं उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया होगा। तो ये प्लान क्या हो गया? लीक हो गया। ये प्लान लीक हो गया, पकड़े गए वो लोग, उनके जो जितने भी हथियार थे सबको सीज कर लिया गया, और जो 24 लोग थे उनमें से उनको फांसी चढ़ा दी गई। अब ये जो रासबिहारी बोस थे ना, सचिन सन्याल, ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, है ना, ऑर्गेनाइज कर रहे थे रिवॉल्यूशनरीज को। इट मीन्स इकट्ठा कर रहे थे, एक यूनिवर्सल प्लान सब तक पहुंचा रहे थे कि करना क्या क्या है। Between 1900 to 1918, about 200 revolutionaries either died or were put in jail. 1908 से 1918 के बीच 10 सालों के बीच में 200 क्रांतिकारियों को या तो मार डाला गया या तो जेल भेज दिया गया। अब बताया जा रहा है द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज वर रिस्ट्रिक्टेड नॉट ओनली टू इंडिया बट दे वर ऑल्सो कंडक्टेड फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नहीं कंडक्ट हो रहा था, और देखा जाए तो बाहर से भी ये सब रिवॉल्यूशनरी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहाँ से? बट दे वर ऑल्सो कंडक्टेड फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। लंदन, पेरिस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, जापान एक्सेट्रा वर दी प्लेसेस फ्रॉम वेयर सच एक्टिविटीज़ वर बीइंग कंडक्टेड। इंपॉर्टेंट है ये कंट्रीज। द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बर्लिन। अब एक कमेटी बनाई गई, कमेटी कुछ लोगों का समूह बनाया गया। वो लोग क्या करेंगे? सबको डायरेक्शन देंगे, कहाँ हमला करना है, कैसे हमला करना है, ठीक है, या हम ये युद्ध कैसे जीत सकते हैं, हथियार कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। बर्लिन में एक कमेटी फॉर्म की गई इन द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी। मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, तारकनाथ दास एक्सेट्रा वर इट्स मेंबर। अब इस कमेटी के मेंबर कौन थे, ये उनका नाम दिया है। This committee subsequently became the center of Indian revolutionary activities. Became the center of Indian revolutionary activities। इसका मतलब ये है, जितनी भी चीज़ें गवर्न हो रही थी, अब देखा जाए तो मेजर चीज़ें वहाँ से गवर्न हो रही थी, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द कमिटी वॉज टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड देन आर्म्स एंड एम्यूनिशन। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे? बैक एंड पे पीछे छुप कर लीड कर रहे थे। तो जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, ठीक है, उन कॉन्टैक्ट बना के रखना रिवॉल्यूशनरीज से, और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उनको प्रोवाइड करना। अब जलियांवाला बाग जो एक इंसिडेंस हुआ था ना, आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स अ फ्रेश वेव ऑफ रिवॉल्यूशन केम। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जनरल डायर ने एक ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था, बहुत लोग मारे गए थे। तो फिर से एक नई क्रांति की एक लहर आई थी। एट द सेम टाइम पीपल वर अनहैप्पी ओवर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद हो तो आपको, जो गांधी जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठंडा पड़ गया था, है ना, थोड़े टाइम के लिए रुक गया था। कम्युनल राइट्स ब्रोक एट सेवरल प्लेसेस। डिसअपॉइंटेड बाय द नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, द रिवॉल्यूशनरी अगेन स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देमसेल्फ। अब फिर से क्या हुआ? फिर से उनके अंदर एक मतलब स्ट्राइक हुई, एक फिर से चिंगारी चली कि अभी हम फिर से रिवॉल्यूशन करना चाहिए। और जो नॉन वायलेंट की वजह से लोग डिसअपॉइंटेड थे, वो मूवमेंट जो बंद हो गया था उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड थे, फिर से इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा, कंसोलिडेटेड देमसेल्फ मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, आपस में मिलजुल कर रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। द रिवॉल्यूशनरीज नीडेड मनी टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़। अब ये सब तो हो रहा है, हथियार चाहिए, पैसा चाहिए खाने पीने के लिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? एक लूट का प्लान बनाया, ठीक है, रॉबरी का, कि एक जगह हम लूट करेंगे गवर्नमेंट ट्रेजरीज, गवर्नमेंट के खजाने में। एंड ऑन 9 अगस्त 1925 दे स्टॉप द ट्रेन एट अ प्लेस कॉल्ड काकोरी। एक काकोरी एक प्लेस है, वहाँ पे इन्होंने एक ट्रेन जा रही थी, उसको स्टॉप किया और सारा खजाना लूट लिया। नियर लखनऊ एंड लूटेड दी गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट का मनी लूट लिया। लेटर गवर्नमेंट अरेस्टेड 40 पीपल ऑन द चार्ज ऑफ लूटिंग दी गवर्नमेंट ट्रेजरी। बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी को लूटा था, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और 40 के 40 को फांसी की सज़ा सुना दी, फांसी पर चढ़ा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ ओवर।